आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए जम्मू से, तब आप महाराजा को जोड़ देते हैं उस कानून के साथ। जब महाराजा को प्रताड़ित करके, महाराजा के बारे में क्या क्या नेगेटिवली इन्होंने लिखा, महाराजा को ऑटोक्रेट कह दिया, महाराजा को एक डिक्टेटर कह दिया, तो ये वही महाराज थे जिन्होंने इतने रिफॉर्मेटिव लॉज इंट्रोड्यूस किए थे। ये वही महाराज थे जो उस टाइम 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो चेयरमैन थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के, उन्होंने उधर असर्टिव तरीके से कहा लंदन में कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो, देखिए महाराजा इतने विजनरी थे कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अगर लोग बाहर चले गए हैं तो अगर कभी उनका मन करता है कि वो वापस आना चाहते हैं तो क्या उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, जो आदमी इधर से बाहर गया है उसकी अगली 2 जनरेशन तक वो अधिकार के तहत हमें फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। ये जो एक मौका फराहम किया, जो एक हमें इंडियन सिटीजन बनाने का जो एक मौका फराहम किया, वो आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र डोमोल। आज हम बात करेंगे 5 अगस्त की। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर गणेश मल्होत्रा। ये स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे, जम्मू कश्मीर से हैं, यहीं के बेटे हैं। इनसे बात करेंगे कि 5 अगस्त यानी कि अगर पिछले साल की बात करेंगे 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने 370 अनुच्छेद 370 और 35 से जो है यहाँ से हटा दिया। और उसके बाद कल यानी कि 370 और 35 से का जश्न जो है, हटाने पे जश्न जो है वो भाजपा मनाने की जा रही है। पहले तो इनका हम स्वागत करेंगे। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर मैं ये जानना चाहूँगा, 370 जिस तरह से यहाँ से हटा दिया, और हमने ये सुना है कि आपने खुद ही कहा था एक इंटरव्यू में कि 370 जो जब महाराज ने लाया था उसमें 10 साल का एक चीज़ रखी थी कि जो लोग यहाँ पर 10 साल रह चुके हैं उन्हें ऑटोमेटिकली डोमिसाइल यहाँ का दे दिया जाएगा। देखिए नागेंद्र जी, ये प्रोविज़न जो था वो स्टेट सब्जेक्ट लॉ में था, और स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो आर्टिकल 35A और 370 जो एक हमारे एक डिस्कोर्स इधर खड़ा किया गया कि स्टेट सब्जेक्ट जो है वो 370 की वजह से मिलता है। तो पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि 2011-12 तक तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि 370 की वजह से हमें स्टेट सब्जेक्ट मिलता है या 35A की वजह से मिलता है। तो 2012 में जाके हमें पता चला कि 35A जो है वो स्टेट सब्जेक्ट का प्रावधान रखता है, और उसको हम परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी कहते थे। तो आप सोचिए कि कितना एक मिस इन्फॉर्मेशन था कि 1947 और 2012 लगभग 65 साल हमें पता ही नहीं चला कि हम PRC जो है वो किस प्रोविज़न के तहत एंजॉय कर रहे हैं। ये एक मुझे लगता है कि डेलिबरेटली एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था ताकि लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहें, लोगों को एग्जैक्ट पता ही नहीं चले कि ये प्रावधान कहाँ है। तो जब ये 35A की बात आना शुरू हुई तो मुझे अभी भी याद है कि बहुत बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स, बहुत बड़े बड़े जो जानकार कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहने लगे 35A कहाँ पे है, क्योंकि 35A को इन्होंने इतनी चालाकी से मेन बॉडी में नहीं रखा था, जो अपेंडिक्स होता है लास्ट में होता है उधर इसको रखा था। क्योंकि आर्टिकल 35A की जब हम बात करते हैं तो 35 के बाद आर्टिकल 35A आना चाहिए। और दूसरा, जब ये डिस्कशन में आ गया तो उस टाइम पे जो लोग इसको सपोर्टर्स थे 35A के, हम भी देखिए, हम भी PRC होल्ड कर रहे हैं, हमें भी अधिकार मिल रहे थे, तो हम क्यों उसके खिलाफ होंगे। जानने का मुद्दा तो ये है कि हम उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। तो जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि 35A के जो एक इनह्यूमन एस्पेक्ट है, 35A का जो एक फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने वाला एस्पेक्ट है, वो लोगों के ध्यान में आना शुरू हो गया है, तब उनको महाराजा याद आ गए। ये वही लोग थे जिन्होंने महाराजा को प्रताड़ित करके जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला। महाराजा कोई क्रिमिनल नहीं थे। महाराजा जो थे वो आज की डेट में मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, आप एक भारतीय नागरिक हैं, और हम इधर खुले माहौल में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो भारत के संविधान के तहत हमें फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, ये जो एक मौका
फराम किया, जो एक हमें इंडियन सिटीज़न बनाने का जो एक मौका फराम किया, वो महाराजा ने किया। अगर वो उस टाइम पे पाकिस्तान के दबाव में आ जाते, उस टाइम पे जो उन्होंने ट्राइबल एग्रेशन किया उसको वो लीनियंटली लेते, सरेंडर कर जाते, तो शायद आज की डेट में हम पाकिस्तान में होते और हमारी भी हालत वैसी होती जैसे POJK में लोगों की हो रही है, गिलगित बाल्टिस्तान में हो रही है, और चाइना के लोग उनके ऊपर अपना डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। तो तब उनको महाराजा की याद आ गई और उन्होंने कहा कि भाई ये महाराजा का लाया हुआ कानून है। इधर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि महाराजा का जो लाया हुआ कानून है वो 1927 में आया था, उसको हम स्टेट सब्जेक्ट कहते थे। उसका नाम परमानेंट रेजिडेंट नहीं था, उसका नाम था स्टेट सब्जेक्ट। कि जम्मू कश्मीर, हाँ, उसमें उन्होंने कैटेगरीज बनाई थी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, कि कौन कौन जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट हो सकता है। और उसमें उन्होंने एक और अमेंडमेंट की 1932 में, जिसमें उन्होंने एक एडिशन की। तो उसमें तो एक प्रावधान ये था 1932 की अमेंडमेंट में कि जो लोग, देखिए महाराजा इतने विजनरी थे कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अगर लोग बाहर चले गए हैं तो अगर कभी उनका मन करता है कि वो वापस आना चाहते हैं तो क्या उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, जो आदमी इधर से बाहर गया है उसकी अगली 2 जनरेशन तक वो अधिकार बरकरार रहेंगे। और उसमें जो एक प्रावधान था 1927 के एक्ट में, उसमें एक प्रावधान था कि जो लोग जम्मू कश्मीर में महाराजा या उस टाइम की जो सरकार थी उनकी सहमति से जम्मू कश्मीर में 10 साल से इधर रह रहे हैं, उनको 10 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे स्टेट सब्जेक्ट के लिए। इन्होंने 1954 में आर्टिकल 35A लाया और उसी के तहत 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना और जम्मू कश्मीर के संविधान में परमानेंट रेजिडेंट की डेफिनेशन डिफाइन की। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से उस 10 साल के प्रावधान को ख़त्म कर दिया। इन्होंने किन्होंने? ये जो उस टाइम की हुकूमत थी, कश्मीरी लीडरशिप, आपको भी पता है कि हमारे ऊपर रूल किसने किया है। हमारे जो कश्मीर की जो लीडरशिप है, चाहे वो NC है, चाहे वो PDP है, चाहे वो कांग्रेस है, इन सब ने मिलके एक चालाकी से उसको किया। और आप सोचिए एक नॉर्मल, एक कॉमन इंसान के तौर पे अगर हम सोचते हैं तो कोई भी कानून बनता है, हाँ, अगर कोई कानून जिसका कोई फ़ायदा होता हो लोगों को, तो उसको आप पिछली डेट से इफ़ेक्ट दे सकते हो। कोई भी कानून जिसका नुकसान होता हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के तहत प्रोविज़न है कि आप किसी भी कानून को जिससे लोगों को नुकसान होता है उसको पिछली डेट से आप लागू नहीं कर सकते। तो 1954 में ये क्या कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट किसको माना जाएगा? जो 1944 में जम्मू कश्मीर में रह रहे थे। आप सोचिए कि वेस्ट पाक रेफ्यूजीज जो एक त्रासदी का शिकार होके वो जम्मू कश्मीर में आते हैं, और ये लोग कौन थे? जो सियालकोट से आते हैं, जो अखनूर के साथ बॉर्डर है उधर से आते हैं, क्योंकि उनके हमारे इधर आना जाना लगा रहता था व्यापार के लिए। हम उधर जाते थे, वो लोग इधर आते थे। तो जब त्रासदी का शिकार हुए तो उनको लगा कि सबसे सेफ जगह क्या है कि जम्मू कश्मीर में चलिए, बॉर्डर बिल्कुल पास था। जम्मू कश्मीर में आते हैं तो जम्मू कश्मीर की जो उस टाइम की सरकार थी वो उनको कहती है, क्योंकि हमारे जितने भी गांव थे बॉर्डर के पास वो सारे खाली हो गए थे, तो उन्होंने उस टाइम की सरकार ने कहा कि आप इन गांवों को बसाइए और आप बॉर्डर की रक्षा कीजिए, और जैसे ही कानून बनेंगे तो हम आपको पूरे अधिकार देंगे। ये 1947 में कमिट किया गया। पर 1944 में जब आप कानून बनाते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, जो 1944 में इधर रह रहा था उसको अधिकार मिलेंगे। तो मतलब कि 7 साल बाद आप उनको बता रहे हैं कि आपका इधर कोई अधिकार नहीं है। उनके जो रिश्तेदार जो पंजाब में चले गए, जो दूसरी स्टेट्स में चले गए, उनको सारे अधिकार मिल गए। IK गुजराल प्रधानमंत्री बन गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए, लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बन गए। तो आपने उनको एक स्लेवरी की ज़िंदगी
व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर आप 1957 में, चलो आप कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से आए थे, 1957 में वाल्मीकि इधर आ रहे हैं और अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, इधर स्ट्राइक हो गई और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, वो उनको लाते हैं, वो उनको बसाते हैं और पॉश एरिया है जो गांधीनगर में, उधर उनको क्वार्टर्स बना के दिए जाते हैं, फ्री बिजली के कनेक्शन दिए जाते हैं, पानी के कनेक्शन दिए जाते हैं और उनको जॉब दी जाती है और उनको कहा जाता है कि पूरे अधिकार दिए जाएंगे। पर बाद में क्या होता है, जो जम्मू कश्मीर के सर्विस रूल्स हैं उसमें एक सेक्शन डाल दी जाती है, सेक्शन 35B, जिस उसमें क्या लिखा जाता है कि अगर आप इधर जॉब करना चाहते हैं तो आपको जॉब मिलेगी, आपसे पीआरसी नहीं मांगा जाएगा, पर आप एक ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप सफाई कर्मचारी बन सकते हो। ये कौन सा कानून है? हम एक आधुनिक समय में, मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी में हैं, और उस टाइम जो शेख अब्दुल्ला, जिनका एक पूरे भारतवर्ष में नेहरू जी ने पूरी दुनिया में एक गुणगान किया कि एक ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी आ गई, क्या ये डेमोक्रेसी है? एक आदमी को आप कह रहे हैं कि आप जो मर्जी पढ़िए, जितना मर्जी पढ़िए, पर आपको नौकरी सफाई कर्मचारी की मिलेगी। तो नागेंद्र जी एक माहौल बनाया गया। तो ये जो लोग ये कहते हैं कि ये कानून महाराजा ने लाया, महाराजा का कानून 1954 में स्टेट सब्जेक्ट वाला इन्होंने रिपील कर दिया और ये नया कानून लाया। ये तथ्य लोगों को, महाराज को बदनाम कर रहे हैं। ये महाराजा बदनाम करने की बात नहीं है। जब आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए जम्मू से, तब आप महाराजा को जोड़ देते हैं उस कानून के साथ। जब महाराजा को प्रताड़ित करके, महाराजा के बारे में क्या क्या नेगेटिवली इन्होंने लिखा, महाराजा को ऑटोक्रेट कह दिया, महाराजा को एक डिक्टेटर कह दिया, तो ये वही महाराज थे जिन्होंने इतने रिफॉर्मेटिव लॉज इंट्रोड्यूस किए थे। ये वही महाराज थे जो उस टाइम 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो चेयरमैन थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के, उन्होंने उधर असर्टिव तरीके से कहा लंदन में कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो भारतीय के तौर पे है और हम पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके अंग्रेज़ जो हैं वो इधर से चले जाएं। और आप उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स देखिए, 1945 में महाराजा का एक स्पीच है, उसमें वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का आइडेंटिटी जो है वो भारत के साथ है और भारत की आइडेंटिटी जम्मू कश्मीर के साथ है। ये जो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की एक अलग आइडेंटिटी थी, तो जम्मू कश्मीर क्या कल्चरली, सिविलाइजेशनल तरीके से कभी भारत से अलग रहा है? बुद्धिस्ट काउंसिल जम्मू कश्मीर में हो रही है। सबसे बड़ी जो एक आध्यात्मिक पीठ थी, शारदा पीठ, वो जम्मू कश्मीर में थी। जम्मू कश्मीर से पढ़ के लोग वाराणसी जाते थे, जम्मू कश्मीर से पढ़ के लोग दूसरी स्टेट्स में लोग वो इधर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो जम्मू कश्मीर कभी भी भारत से अलग नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एंशिएंट टाइम से भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। जम्मू कश्मीर में आप चाहे आर्किटेक्चर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में चाहे आप कल्चरल सिंबल्स देख लीजिए, सिविलाइजेशनल सिंबल्स देख लीजिए, वही चीज़ें आपको भारत के अन्य भागों में मिलती हैं जी। तो आप एक अलग आइडेंटिटी किस बेसिस पे बता रहे थे? तो महाराजा को इन्होंने प्रताड़ित किया। महाराजा को जहाँ पे हो सकता था, जितना हो सकता था, प्रताड़ित किया। और इसमें सबसे बड़ा दोष मैं उस टाइम की जो केंद्र सरकार थी उसको देता हूँ। ठीक है, शेख अब्दुल्ला जी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो पॉलिटिक्स में नए नए आए थे, उनको अपने आप को स्थापित करना था, उन्होंने वैसी इमोशनल बातें करनी थी। पर केंद्र की सरकार क्या कर रही थी? नेहरू जी की इतनी कृपा क्यों थी? और
वही नेहरू जी जो 5 साल पहले एक आदमी के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने की कंडीशन क्या रखते हैं महाराजा के सामने कि पहले आप शेख अब्दुल्ला को जेल से रिलीज कीजिए, उनको इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कीजिए, तब हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्सेप्ट करेंगे। और 5 साल में क्या इतना हो गया कि 5 साल के बाद आप उसी आदमी को सेडिशन के चार्जेस पे अरेस्ट कर रहे हो। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न नेहरू जी के मन में थी कि ये हो क्या रहा है। और जिस माहौल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इन्होंने व्यवहार किया, वो एक एक्स यूनियन मिनिस्टर थे, वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, वो क्रिमिनल नहीं थे। लखनपुर में आप उनको अरेस्ट करते हो और सीधा आप श्रीनगर ले जाते हो, क्या लॉजिक था उसके पीछे। और 40 दिन में उनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है, आप उसकी प्रोब नहीं कराते। और तो और उनका जो पार्थिव शरीर, क्या वो एक रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करता था? वो एक यूनियन मिनिस्टर रह चुके थे, पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके घर में पहुंचाया जाना चाहिए था, पर नहीं, उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने अपना एक्सपेंसेस पे अपने अरेंजमेंट करके उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पहुंचाया। उनकी माताजी एक पत्र लिखती हैं नेहरू जी को कि मेरे बेटे की जो मृत्यु हुई है उसके बारे में एक इंक्वायरी करवाई जाए। उस पत्र का उन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिया। तो ये एक माहौल जो था, ये माहौल जो है वो बनाया गया। और आज दृश्य आपके सामने है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो कैसे बदल रहे हैं। मैं शेख अब्दुल्ला की बात करूंगा। वो एक टीचर थे, उस समय टीचर की सैलरी क्या होती थी और आज की अगर बात की जाए, इस दौरान प्रॉपर्टी अगर देखी जाए इन लोगों की कितनी ज़्यादा बन गई, इस पर कोई प्रूव नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूँ, मैं दोबारा वही एक शब्द यूज़ करूँगा कि कन्फ्यूज़न रही है कि एनसी, सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्या रही है, जो उस टाइम की सरकार थी उसने कभी भी नहीं सोचा कि हम लोगों तक पहुंचे। उनको सिर्फ क्या लगा, शेख अब्दुल्ला जी लीडर हैं। क्या शेख अब्दुल्ला जी तीनों रीजन्स के लीडर्स थे? उनकी एक्सेप्टेबिलिटी तो सिर्फ कश्मीर में थी। क्या जम्मू में उनका बेस था? लद्दाख में उनका बेस था? तो मतलब कि आपके लिए सिर्फ कश्मीर मैटर करता है। तो एक नैरेटिव बनाया गया और उसी नैरेटिव में उनको प्रॉप अप किया गया। तो उस सारे नैरेटिव में आप कैसे सोच सकते हो कि ऐसी जांच निष्पक्ष तरीके से हो सकती है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इतने साल उन्होंने यहाँ पर रूल किया, उसके बावजूद कश्मीर में उन्होंने ऐसा क्या किया देखिए सर, जिससे मतलब कि वहाँ की पब्लिक भी बोले कि हाँ वाकई में एनसी ने हमारे लिए कुछ किया? देखिए सर, मैं एक बात बताऊं, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूं, जो कॉमन मासेस हैं, चाहे वो जम्मू के हैं, चाहे वो कश्मीर के हैं, चाहे वो लद्दाख के, दे हैव सफर्ड। एंजॉय किया है तो सिर्फ पॉलिटिकल एलिट्स ने किया है। अगर आप सोचें कि कश्मीर के लिए क्या किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। आप भी कश्मीर में घूमते होंगे, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। तभी मैंने पूछा आपको, क्योंकि आपने कश्मीर में आज मैं पढ़ रहा था, 2 दिन पहले एक न्यूज़ लगी, केरन में एक ऐसा इलाका है जहाँ पे 73 इयर्स के बाद बिजली पहुँची है। उनको दिन में, वो भी आर्मी वाले, दिन में 2 घंटे बिजली जनरेटर से पहुँचाते थे। क्या कारण रहा है? ठीक है, आपका बेस जम्मू में नहीं था, जम्मू में आपने नहीं किया, समझ आती है, समझ आती है। कश्मीर में किसने रोका आपको? उड़ी में आपने कितनी डेवलपमेंट की, कुपवाड़ा में कितनी डेवलपमेंट की, केरन में कितनी की आपने, करना में कितनी की, साउथ कश्मीर में आप आ जाइए, इंटीरियर में चले जाइए, कितनी डेवलपमेंट की आपने? अगर आपने डेवलपमेंट की होती तो मुझे लगता है आज की डेट में, और सिर्फ ये एक पार्टी की बात नहीं है,
मुझे लगता है 5 अगस्त 2019 को जब इन सारे नेताओं को बंद किया गया तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है भारत में लोगों ने इतनी नहीं मनाई होगी, जम्मू में इतनी नहीं मनाई होगी जितनी कश्मीर में मनाई। हमारे भी दोस्त हैं कश्मीर में, वो भी, उनका भी एक स्टेटमेंट होता है कि इनको बंद ही रहने दो। तो आप इमोशनली भी लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए। तो मतलब कि सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने कुछ जो एजेंडा को प्रमोट करने वाले लोग हैं उनका ही भला किया। नागेंद्र जी, जम्मू कश्मीर जो है वो 1% पॉपुलेशन आती है इंडिया की, और जम्मू कश्मीर में भारत सरकार सालाना जितना खर्च करता है उसका 10% जम्मू कश्मीर में खर्च किया जाता है। अगर उस लॉजिक से हम सोचें तो फिर तो जम्मू कश्मीर तो एक जन्नत होना चाहिए था, जो जन्नत हम कहते हैं। पर हालत आप देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जब हम बात करते हैं जम्मू रीजन की तो ये लोग बोलते हैं, राजौरी पुंछ की बात करते हैं ये लोग, अर्शवाल डोडा रीजन की बात करते हैं ये लोग, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो इनका एक एजेंडा है, ग्रेटर कश्मीर का एजेंडा है, रिलीजन के नाम पे जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप मेरे को बताइए, आप भी घूमते हैं, डोडा में सबसे ज़्यादा, डोडा रीजन में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। आपने उधर कितनी डेवलपमेंट कर दी? राजौरी पुंछ में आपने कितनी डेवलपमेंट कर दी? आपने जो पॉलिटिक्स जिन लोगों पे चलाई उन लोगों को भी आपने ऊपर नहीं उठने दिया, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन कर जाएंगे। आपको हैरानगी वाली एक बात बताता हूं कि शेड्यूल ट्राइब का कंसेप्ट 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, पूरे देश में शेड्यूल ट्राइब का कंसेप्ट आ गया। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब, लद्दाख में बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन थी। अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, इधर भी बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है। जैसे हमारे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ट्राइबल पॉपुलेशन, वो गुज्जर और बकरवाल्स की, और फिर गद्दीज आते हैं, सिपीज आते हैं, और भी आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, J&K में 370 कहा जाता है, स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता था। स्पेशल प्रोविज़न का मतलब क्या हुआ कि जो सुविधाएं पूरे भारत में लोगों को नहीं मिल रही हैं वो जम्मू कश्मीर में मिलनी चाहिए। स्पेशल का मतलब यही है। बिल्कुल। पर जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब का कंसेप्ट कब आता है? 1989 में, और वो भी किसी पॉपुलर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लाया जाता है। जब गवर्नर रूल लगता है तब शेड्यूल ट्राइब का कंसेप्ट लाया जाता है। और 1991 में गुज्जर और बकरवाल से शेड्यूल ट्राइब बनते हैं। मतलब कि भारत का संविधान लागू होने के 41 साल लग गए गुज्जर और बकरवाल्स को शेड्यूल ट्राइब का बेनिफिट मिलने के लिए। स्पेशल स्टेट थी ना उस समय। तो आप समझ लीजिए फिर स्पेशल का परिभाषा क्या है। तो मैं तो इसको, लोग कहते हैं कि 370 एम्पावर्ड द पीपल, पर आप फैक्ट वाइज आप इसको स्टडी करेंगे, इट डिप्राइव्ड द पीपल। यस, इट एम्पावर्ड बट ओनली पॉलिटिकल एलिट्स। एम्पावरमेंट क्या थी कि पूरे देश में असेंबली का टेन्योर 5 साल है, हमारे इधर 6 साल है। एम्पावरमेंट क्या थी कि सारी पावर आपने अपने पास रखी है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को आपने पावर से नहीं दी। 73rd और 74th अमेंडमेंट आपने इधर लागू नहीं किया, क्योंकि आपकी पावर इरोड हो जाती उससे। आपकी एम्पावरमेंट क्या है कि आपने शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। एम्पावरमेंट क्या है आप में कि आपने जो इधर हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, अब तो ख़त्म हो गई है। आप बाकी जो राज्य हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें एक प्रावधान होता है कि जो ग्रेजुएट हैं वो MLC को चुनने में वोट डाल सकते हैं।
जो टीचर होते हैं वो एमएलसी की इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, बट जब इन्होंने जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें वो दोनों चीज़ें हटा दी। सारी पावर किसको दे दी? या तो गवर्नर नॉमिनेट करेंगे या एमएलएज इलेक्ट करेंगे। बेसिकली नगेंद्र जी इन्होंने मिसलीड किया लोगों को, एक इमोशनल तरीके से लोगों को इस तरीके से जोड़ दिया कि 370 की कोई भी बात करेगा उसको दबाओ किसी तरीके से, उस बात को होने ना दो। अगर आपको याद हो 2014 में जब सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर के हमारे जो केंद्रीय सरकार में एक प्रतिनिधि हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया था कि अब समय आ गया है कि 370 पे एक इम्पार्शियल तरीके से डिस्कशन होनी चाहिए। डिस्कशन का मतलब क्या है कि आप उसके फेवर में बोलते हो, मैं उसके अगेंस्ट बोलता हूँ, बट फैक्ट्स के ऊपर। और ये पूरा एक सिंडिकेट है। उस स्टेटमेंट को मीडिया में इस ढंग से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि डॉक्टर साहब को अपना स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। उन्होंने तो सिंपल कहा था कि डिस्कशन होनी चाहिए, तो उसके पीछे लॉजिक क्या था कि डिस्कशन क्यों उनके स्टेटमेंट को इस ढंग से पेश किया गया? क्योंकि डिस्कशन होगी तो ये सारे तथ्य बाहर आएंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि ये स्पेशल स्टेटस है या डिप्राइवेशन है। तो जैसे मैं आपको जे.एंड.के के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, जे.एंड.के के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न था जिसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर का भारत के साथ क्या संबंध है। उसमें लिखा गया था जे.एंड.के इज़ एंड शैल बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और सेक्शन 147 अमेंडमेंट का प्रोविज़न बताता है जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें क्या लिखा था कि जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस अमेंड हो सकते हैं, बट ये वाला प्रोविज़न अमेंड नहीं हो सकता। तो जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन तो दिल्ली वालों ने नहीं बनाया था, वो तो इधर के प्रतिनिधियों ने ही बनाया था। फिर आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि अगर 370 हट जाएगा, 35 से हट जाएगा तो भारत से हमारा रिश्ता टूट जाएगा, भारत के तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर तथ्यों पे बात होगी तो इन लोगों का जो झूठ है वो सामने आ जाएगा। आपने लिया है सामने? डिस्कशन में आया 2014 के बाद, क्योंकि पहले तो माहौल ही ऐसा था कि इन सारी चीज़ों का डिस्कशन ही नहीं होती थी। आम जनता को कुछ भी पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। मैं वही कह रहा हूँ, उसी बेसिस पे पिछले एक साल में जो ये लोग डिस्कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आम जनता को ये बात पता है कि 370 से हमें ये फ़ायदा है कि कोई बाहर से आके ज़मीन नहीं लेगा, हम चाहे जहाँ मर्जी चले जाएं, इस तरह सी चीज़ें जो हैं यही पता है मोटी मोटी। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, अभी भी ये लोग सुधरे नहीं हैं। अभी भी ये लोग लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। जैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें इन्होंने एक आर्टिकल में क्या लिखा गया कि 26.5 लाख लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में, बाहर के लोग इधर रह रहे हैं और डोमिसाइल आ गया है, इसलिए 26.5 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने 2011 का सेंसस कोट किया है। अब मेरे मन में एक थोड़ी क्यूरियोसिटी अराइज हुई कि देखूं इसको क्या है ये, रिसर्च करें। जब मैं उसको देखता हूं आप हैरान हो जाएंगे नागेंद्र जी कि सेंसस में आप जहां के भी हैं, पर इस टाइम पे सेंसस के टाइम पे जहां पे रह रहे हैं आप उधर काउंट होंगे। अच्छा। हाँ, वो पूछेंगे कि आप एक्चुअल कहाँ के हैं, आप एक्चुअल आरएसपुरा के हैं पर आप जम्मू में रह रहे हैं, तो आप
उसमें लिखा जाएगा कि बर्थ प्लेस आरएसपुरा बट अब जम्मू में। जब मैं उस डाटा को देखता हूँ, उस 26.5 लाख में आप सोचिए कितना एक फॉल्स प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है। लोगों को इमोशनली कहा जा रहा है कि जम्मू में लोग बस जाएंगे, जम्मू की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, ये हो जाएगा। 26.5 लाख में से 25 लाख लोग जो हैं वो कौन हैं? जम्मू कश्मीर के ही हैं। जैसे अखनूर से आगे, हाँ, कहीं अलग अलग हाँ, जगहों से आगे वो माइग्रेंट है, क्योंकि उसमें 2 टाइप के माइग्रेंट हैं। जाहिर सी बात है, आप लोगों को भी पता है कि हर एक व्यक्ति जो है शहर की तरफ जाता ही जाता है अपना व्यापार करने के लिए या बिजनेस करने के लिए या नौकरी करने के लिए। वही चीज़ ये बता रही है। उसमें 2 टाइप के माइग्रेंट हैं, एक इंटरस्टेट माइग्रेंट है, एक इंट्रा स्टेट माइग्रेंट है। इंट्रा स्टेट हो गए जो विद इन द स्टेट है, जो कश्मीर से जम्मू में आया, डोडा से जम्मू में आ गया, राजौरी से जम्मू में आ गया, वो इंट्रा स्टेट हो गया। जो इंटर स्टेट है वो हो गए जो बाहर से आए हैं, जैसे बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, दिल्ली से आए। आप हैरान हो जाएंगे, 25 लाख इंट्रा स्टेट हैं और 1.5 लाख लोग जो हैं इंटर स्टेट है, मतलब दूसरी स्टेट से आए। बट उसका हेडलाइन क्या बनाया गया? उस आर्टिकल का हेडलाइन बनाया गया कि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज होने वाली है थ्रू डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आप सोचिए कि तथ्यों को किस ढंग से तोड़ मरोड़ के ये लोग पेश कर रहे हैं। तो वो उसी एक कड़ी का हिस्सा है। हमारे लोग बोले वाले लोग हैं, उनको एक इमोशनली किया जा रहा है। आपको भी पता है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पर आपको भी पता है कि मार्च के बाद तो सब कुछ बंद है और अगस्त से लेके मार्च तक 6 महीने का समय बनता है। 6 महीने तो मतलब कि चीज़ों को समझने में, और अगर सही महीने में हम देखें 31 अक्टूबर को यूनियन टेरिटरी एग्जिस्टेंस में आई, तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो 4 महीने के समय में क्या सब कुछ पॉसिबल था? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अभी पावर में है वो कुछ भी कर सकते हैं, पर आप उनको समय तो दीजिए। जिन्होंने इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप लाया है, जो आपका एक झूठ पे बना हुआ एक महल था उसको ध्वस्त कर दिया है, आपको इतनी पीड़ा हो गई कि आप अब लोगों की इमोशन से खेल रहे हैं। पर मुझे लोगों पे पूरा भरोसा है कि लोग जो हैं वो फैक्ट्स को जानते हैं, वो इनके पास्ट को भी जानते हैं कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया हुआ है, इन्होंने हमारे महाराजा के साथ क्या किया हुआ है, हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि लोग समझदार हैं, लोग चीज़ों को समझते हैं और वो अच्छे तरीके से जानते हैं, तभी लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के मोदी जी के सपोर्ट में है। नरेंद्र भाई मोदी जी की जब उन्होंने 370 और 35 से हटाया तो आपने देखा एक जश्न का माहौल था। जश्न तो कश्मीर में भी था, पर उधर इतना डर का माहौल बनाया गया है कि कोई खुल के नहीं बोल पा रहा है। तो एक जश्न का माहौल है, मुझे लगता है कि लोग खुश हैं और हम एक अच्छे बदलाव की तरफ जा रहे हैं। हाँ ठीक है, एक वो कहावत भी है कि जब भी कोई बदलाव होता है शुरुआत में वो बड़ा मुश्किल होता है और जब वो मिड में पहुंचता है तो बड़ा मेसी होता है। मेसी मीन्स कंफ्यूजिंग होता है, पर एंड जो होता है उसका वो बहुत अच्छा होता है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ पर अभी भी कई लोगों को गलत फहमी है कि जो शेख अब्दुल्ला जी थे वो इलेक्टेड यहाँ पर थे, जबकि आप ही ने बताया था कि वो सिलेक्टेड थे। देखिए, हमारे इधर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन है वो तो 1951 एंडिंग में हुई, तो 47 से लेके 51 तक तो वो इलेक्टेड नहीं थे। आप ज़बरदस्ती महाराजा को निकाल देते हो और डॉक्टर करण सिंह जी जो रीजेंट अपॉइंट होते हैं
मैं उनकी क्षमता पे संदेह नहीं कर रहा हूँ। ही वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड उस टाइम पे। तो आप तो अपने ढंग से नेहरू जी की कृपा से अपॉइंट कर दिए जाते हैं। और 51 में जब इलेक्शन होती है तो कैसे इलेक्शन होती है वो भी आपको पता है कि पार्टी नहीं है कोई अपोजिशन में, प्रजा परिषद अपने कैंडिडेट खड़े करती है और उनकी नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। 70 आउट ऑफ 75 सीट्स 73 गॉट इलेक्टेड एज अनअपोज्ड। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या एनसी का इतना ज़बरदस्त बेस था जम्मू में, लद्दाख में? चलो ठीक है, कश्मीर में आपका बेस था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 73 अनअपोज्ड हो जाते हैं, 2 इलेक्टेड होते हैं, और उसके बाद सेलिब्रेट किया जाता है कि इट इज़ द ट्रायम्फ ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होती है। और किन हालात में आप इलेक्शन करवा रहे हो, और डिलिमिटेशन की उस टाइम पे किस बेसिस पे डिलिमिटेशन कर दिया आपने? 30 सीटें इधर दे दी, 43 सीटें आपने उधर दे दी। आज तक आपको हैरान करने वाला एक फैक्ट बताता हूं नागेंद्र जी कि 1967 तक जम्मू कश्मीर में लोकसभा और राज्यसभा की इलेक्शन नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर से जो नुमाइंदे लोकसभा में और राज्यसभा में जाते थे, जो इधर की सरकार थी वो नॉमिनेट करती थी, जिनकी डेमोक्रेसी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक डिलिमिटेशन ही नहीं हुई। 95 में जो डिलिमिटेशन होती है उसके बारे में भी आप चर्चा देखिए कि क्या चर्चा है। और अब जब एक डिलिमिटेशन कमीशन बन रहा है, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि हम डिलिमिटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पार्टिसिपेट? क्योंकि आपको डर है कि साइंटिफिक तरीके से होगी। आपको डर है कि डिलिमिटेशन के जो क्राइटेरियाज हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया को प्रमोट किया, पॉपुलेशन, बट अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को देखते हैं तो उसमें तो 5 और क्राइटेरियाज हैं। एरिया है उसमें, टेरेन है, ज्योग्राफिकल कंपैक्टनेस है, कम्युनिकेशन है, रोड नेटवर्क है। तो आपको पता है कि किस रीजन का ये क्राइटेरियाज किस रीजन के फेवर में है। और इसीलिए आपने तैयारी कर दी 2011 में कि सेंसस कैसे करवाया गया है। उसके बारे में भी आपने सुना होगा, चर्चाएं सुनी होगी कि फर्ज तरीके से एक सेंसस करवाया गया। तो मुझे लगता है कि अब इनको लग रहा है कि हमारी एक के बाद एक झूठ जो है वो ध्वस्त हो रहा है। तो हम एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा भविष्य जो है वो अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि 370 के क्या क्या चीज़ें थी और कैसी उस समय की सरकारों ने अपनी बेनिफिट्स के लिए उसमें तोड़ मरोड़ करके पेश किया, और उसकी सच्चाई जो थी, जब उस समय के महाराज, तत्कालीन महाराज उस समय के हरि सिंह जी ने इसमें जो चीज़ें लाई थी वो जनता तक नहीं पहुंचाया। आपको सभी तथ्य जो हैं इन्होंने बता दिए कि कैसे कैसे उस समय की मौजूदा सरकारों ने इसमें तोड़ मरोड़ करके अपने बेनिफिट के लिए इस 370 और 35A को जो है वो लाया। और आपको ये बता दें कि जिस तरह से पिछले साल 5 अगस्त 2019 को ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसमें ये अनुच्छेद 370 और 35A हटा दिया गया, इनका ये मानना है कि आने वाले वक्त में थोड़ा वक्त सरकार को दें, ताकि आने वाले वक्त में जो है इसके सुनहरे दिन जो है वो जम्मू और कश्मीर वासियों को अब मिलेंगे। फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।